नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। 2025 पर्यावरणीय दृष्टि से काफी उथल पुथल वाला रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी। गुंजन मिश्रा जी, आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो आपसे यही है कि 2025 को आप किस रूप में देखते हैं, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए मैम, 2025 को मैं अगर पर्यावरण की दृष्टि के हिसाब से देखूं तो जिस हिसाब से समाचार पत्रों में, टीवी के चैनल में जो स- खबरें मिलती रही हैं या समाचार मिलते रहे हैं, उनसे तो स्पष्ट है कि आ, देश में चाहे वो वन हो, जल हो, मिट्टी हो, हवा हो, सब पे संकट ही रहा है। इन सब चीजों को लेकर या पंच महाभूतों को लेकर आम आदमी जो है वो परेशान ही रहा है। अब दिल्ली में देख लीजिए, वायु प्रदूषण की समस्या रही। छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट साइड में जंगलों के काटने की समस्या रही, माइनिंग के कारण। जल का प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, यमुना किस तरह से है, गंगा किस हाल में है। हम्म मृदा का आप देख ही रहे हैं कि कितना केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, तो मिट्टी जहरीली कर दी गई है, कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, अनाज जहरीला हो चुका है। हम्म तो इन सब को देखते हुए जो बायोडायवर्सिटी थी, जो जो जैव विविधता थी देश की या विश्व की मैं कहूं, तो वो धीरे धीरे क्षरण के रूप में है, डेक्लाइनिंग स्टेज पर है। और उसका रीजन जो है वो एक ही मुझे समझ में आता है कि आम आदमी को, या मैं कहूं नीति निर्माताओं को या सरकारों को, या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका ध्यान इसके आर्थिक पहलू पर शायद कम गया है। अगर इसके आर्थिक पहलू पर इसका ध्यान जाता इन लोगों का, तो शायद हो सकता था कि इतना ज्यादा दोहन या क्षरण हमारा जो पर्यावरण का है उतना ना किया जाता। उसका सीधा सीधा रीजन है मैम कि ये जो वायलेंस है, जो हिंसा की जा रही है, वो देखा जाए तो ये विज्ञान के माध्यम से की जा रही है। जितना भी तकनीकी डेवलपमेंट हुआ है, उतना ही ज्यादा पर्यावरण का क्षरण हुआ है। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है। जैसे कि हाल में देख लीजिए, वायलेंस ऑफ साइंस का जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। कई, वैसे तो कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हमारे सामने। जैसे कि एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देख लीजिए आप, इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि साइंस ने क्या क्या नहीं किया है। जिस खेत में हल बैल चला करते थे, जिस खेत की फसल हंसिया और आम आदमी के द्वारा काटी जाती थी, आज वहां मशीनरी हो रही है। जंगल पूरी तरह से उजाड़े जा रहे हैं मिनरल्स के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लेकिन एक बात और है हर इसमें गुंजन जी की, जैसे ये आप बता रहे हैं, बात तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर लोगों को अपनी खुद की जिम्मेदारी से भी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई ऐसी जगह है, मैं गांव की अगर बात करूं तो वहां पे जिस तरह से और जितनी ज्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि किसान को ये लगता है कि हम जो है जितना हम डालेंगे उतनी पैदावार अच्छी होगी। अब वो पैदावार किस रूप में आ रही है, वो बेच रहे हैं, उसका क्या उनको फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, इतने तक केमिकल हैं कि आप जैसे कुछ उगा रहे हैं और आप वो केमिकल डालते हो, 4-5 दिन में वो फसल, मतलब कि वो सब्जी उगाती है। तो ये जिम्मेदारी तो खुद किसान को भी समझनी होगी, और किसान ये जानता है कि वो जो डाल रहा है वो खाने लायक चीज नहीं है, लेकिन वो बाजारों में बिकती है, क्योंकि जो खरीद रहा है उसको तो मालूम नहीं है ना। आपकी बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। उसकी वजह मैं बता दूं कि आपको भी मालूम होगा कि पंजाब से हर रोज एक कैंसर नाम की ट्रेन चलती है। उसको कैंसर ट्रेन ही कहा जाता है।
पंजाब से हर रोज एक ट्रेन निकलती है, और ये लुधियाना या जालंधर से कहीं से, और उसको कैंसर ट्रेन का नाम ही दिया जाता है, उसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट ही होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे देश में, जहां पे गाय को माता माना जाता था, जहां गोबर की खाद का उपयोग किया जाता था, जहां प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, वहां पर है प्रकृति को, जहां पर प्रकृति को पूजा जाता है, वहां पर इन सब चीजों का उपयोग होना, ये यही कहलाता है। जो कि महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? महात्मा गांधी यही तो कहा करते थे कि भाई, प्रकृति से आप उतना ही लीजिए जितना की आपको जरूरत है। लेकिन आज जो करेंसी का दौर चला है, कागज की जो करेंसी है, जो फेक करेंसी है, उसने रियल करेंसी जो थी हमारी, उसको पीछे छोड़ दिया है। आदमी के दिमाग में सिर्फ फेक करेंसी का भूत सवार है, और उसको कमाने के लिए उसने जो हमारी रियल करेंसी थी, उसको वो धीरे धीरे खोता जा रहा है और खो चुका है। आप देखिए पंजाब में क्या हाल हो चुका है। पंजाब में ना ग्राउंड वाटर बचा है, ना जमीन बची है, ना जंगल बचे हैं, तो बचा क्या वहां पर? आप पंजाब का उदाहरण दे रहे थे, यही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, यही हाल हरियाणा का है। नहीं, यहाँ जहां पे जहां भी क्या। जैसे ये कहा जाता है कि जो नीति निर्माता है वो ध्यान नहीं देते यहाँ पर। जैसे कि अगर हम विकसित देशों की बात करें, जैसे अमेरिका या और विकसित देशों की बात करें, तो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसानों की जो जमीन है टाइम टू टाइम वो टेस्ट करती है, और उसमें अगर वो उसको लगता है तो वो उनकी मदद करती है। तो वो जो एक गलत तरीके की जो खेती हो रही है किसानों के द्वारा, कि बहुत केमिकल डालते हैं, उससे काफी राहत मिलती है। और वो गवर्नमेंट उनको वो सब्सिडी देती है, उनकी मदद करती है, और वही पूरा का पूरा उनके साथ में होती है। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है, किसान मजबूर है ये सब करने के लिए, कि उनको ये लगता है ये तो सीधा और बहुत ही आसान रास्ता है। मैं बात है माइंडसेट की। हाँ, तो यहाँ पर वैसे। माइंडसेट की बात आती है, यहाँ पर जानकारी की बात अच्छा नहीं अच्छा। आती। अब जैसे आपने यूएस का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका का जो एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे बड़े बड़े किसान हैं। वहां पे सिर्फ 3% ही किसान है। वहां पे बड़े बड़े फार्म हाउस है, जैसे बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है। तो अमेरिकन जो कल्चर है, अमेरिकन जो कल्चर वो पूरी तरह से मशीनरी बेस्ड है। और वहां पे हाइब्रिड सीड, केमिकल, इन सब का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, खूब अधिक मात्रा में होता है। और यही एक कारण है कि वहां पे बायोडायवर्सिटी नाम की चीज खत्म हो चुकी है खेतों से। और यही एक वजह है कि आज भी अगर हम भारत में चाहेंगे तो आज भी हम अपने देश को प्राकृतिक रूप से बचा सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी मिट्टी में अभी भी वो कार्बन या वो स्ट्रेंथ बची, वो पावर पावर बचा है कि हम अपनी मिट्टी को रीजनरेट कर सकते हैं। अभी उतनी हम दूर नहीं जा पाए हैं कि जहां पर अपनी मिट्टी को हम रीजनरेट ना कर पाए। हाँ, कुछ देश के कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पर मिट्टी पूरी तरह से तबाह कर दी गई हो या बर्बाद कर दी गई हो। लेकिन जो आप नीति निर्माताओं की बात कर रही थी, वो बात बिल्कुल आपकी जगह, बिल्कुल पूरी जगह सत्य है कि हो क्या रहा है देश में। हो ये रहा है कि हमने क्वांटिटी को महत्व दिया है, क्वालिटी को महत्व नहीं दिया है कि हमारे अनाज की क्वालिटी क्या है। हमने क्वांटिटी को महत्व दिया कि भाई क्वांटिटी, अरे इतना हो गया, हम सुरक्षित हो गए। हमारा खाद्यान्न, हम खाद्यान्न से सुरक्षित हो गए कि अगर इतना पैदावार हो गया तो हम खाद्यान्न से सुरक्षित हो गए। और ये नहीं देखा गया कि वो जो पैदावार किया गया है वो किस क्वालिटी का है, क्या वो खाने लायक है। अगर नहीं है तो उससे क्या क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ये इन सब चीजों का अध्ययन नहीं किया गया है। और जहां तक खेतों की बात है, मिट्टी की बात है, तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्वास्थ्य परीक्षण, मृदा परीक्षण योजना चलाई हुई है। किसान अगर थोड़ा सा भी समझदार है या थोड़ा सा भी अपनी खेती में अपना थोड़ा सा अपना अनुभव रखता है, या अपनी इच्छा थोड़ी सी व्यक्त करता है,
अपने आप को थोड़ा सा उसमें समर्पित करता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकता है, और लोगों ने पाए हैं। लेकिन क्या इसकी वजह ये नहीं कि जो खेती है वो ये माना जाता है कि किसी तरह की, जैसे कि अभी जो किसान है उनको लगता है वो अगर किसानी करते हैं तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ लिख के कोई किसानी करता है तो वो एक बेहतर उत्पाद जो है वो, प्रोडक्ट जो है वो ला सकता है। लेकिन अभी जितने भी ज्यादातर किसान हैं, अभी कुछ लोग तो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो ट्रेडिशनल किसानी है, क्योंकि किसान तो बहुत 70 to 80% तो किसान ही है, लेकिन जो जिस तरह की खेती की जा रही है उसमें शिक्षा को तरजीह ना देकर परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता। अब जैसे आप कह रहे हैं कि स्कीम है प्रधानमंत्री की जिसमें वो जमीन के बारे में, मिट्टी के बारे में बताते हैं, वो उनको शायद पता ही नहीं है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पता भी है मैम, तो लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते। वो तो ये सोचते कि अरे बस खाद डाल दो, यूरिया डालो, डीएपी डालो, गोबर की खाद, मतलब जो उनको मिल जाए अवेलेबल हो, इजीली जो अवेलेबल। आप देख रहे हैं यूरिया डीएपी के लिए देश में कितनी मारामारी होती है। जब फसल का बोने का समय होता है तो उस समय यूरिया डीएपी के लिए लोग, किसानों की कितनी लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती हैं। कितना पॉलिटिकल इशू नहीं बन जाता ये कि यूरिया डीएपी की उपलब्धता, जब किसान खेती करने का समय होता है। तो ये समस्या इस बात की है कि लोगों को अवेयर कैसे किया जाए। लोगों को अवेयर करने के लिए हमको सबसे पहला काम जो करना होगा, उनको आर्थिक पक्ष सामने उसके रखना होगा। उसका बाकायदा पूरा एक एनालिसिस होना चाहिए कि अगर हम गोबर की खाद से या ऑर्गेनिक खाद से हम खेती कर रहे हैं तो हमको ये बेनिफिट मिलते हैं, कि पानी की इतनी बचत होती है जिससे हम इतना पैसा बचा सकते हैं, मिट्टी का क्षरण इतना रुकता है जिससे हम इतने इतना पैसा बचा सकते हैं, स्वास्थ्य का इतना फायदा होता है जिससे हम इतना पैसा बचा सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि जो इकोलॉजी का जो क्षरण हो रहा है, वो लगभग, देखिए आप इंडिया में मैं आपको बता दूं कि जो 30% जो वार्षिक बजट है उसका लगभग 30% के बराबर ये कुल खर्च होता है। चाहे वो जल प्रदूषण के कारण हो, चाहे मृदा प्रदूषण के कारण हो, चाहे वनों के डेक्लाइनिंग के कारण हो, चाहे जैव विविधता की घटने के कारण हो, चाहे समुद्र या महासागर के प्रदूषण के कारण हो, या आकाश के प्रदूषण के कारण हो। तो जो 30% जो हमारा नुकसान होता है, वो मात्र इनको संभालने में ही पैसा हमारा खर्च हो जाता है। और दूसरी बात यह है, जहां तक मेंटेलिटी की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है उसको होना क्या चाहिए, उसको यह होना चाहिए, उसको एक, जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो पैसा खर्च हो उसको एक राष्ट्रीय निवेश के रूप में माना जाना चाहिए। और जो पर्यावरण है वो एक नेशनल एसेट के रूप में माना जाना चाहिए। तो पर्यावरण जो हमारा है अभी, वो कैसे पालन होता है कि जब किसी को कोई पर्यावरण अनुमति लेता है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो उसको कुछ गाइडलाइंस दी जाती, कुछ उसको गाइडलाइंस ऐसे दी जाती हैं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, वायु का ध्यान रखने के लिए ये उपाय करेंगे, जल का ध्यान रखने के लिए ये उपाय करेंगे, प्रदूषण घटाने के लिए ये उपाय करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये उपाय करेंगे। तो पर्यावरण मंत्रालय ये सब कंडीशंस रखता है उन सबके सामने, और उसका वो क्या करते हैं, उसका कंप्लायंस दे देते हैं। कंप्लायंस मतलब अनुपालन दे देते हैं, उठा के एक 6 महीने में अनुपालन दे देते हैं कि साहब आपने जो हमको कंडीशन दी थी, देखिए हम उनका इस तरह से कंप्लाई कर रहे हैं। तो पर्यावरण को कंप्लायंस से नहीं आप बचा सकते। और पर्यावरण को जो संरक्षण कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, उसमें जो पैसा खर्च कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, उसको दिखाते हैं कि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो खर्च है, उसको हम अपना एक खर्च मानते हैं। तो ये जो हमारी मेंटेलिटी है नीति निर्माताओं की या कानून बनाने वालों की, इसको हमको बदलना पड़ेगा, तभी हम आम आदमी तक पहुंच पाएंगे। जब हम पढ़े लिखे लोग
अभी तक अपने आप में क्लियर नहीं है कि पर्यावरण आखिर कितना बहुमूल्य है और इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे अंदर हम लोग पढ़े लिखे लोग क्लियर नहीं है। ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं हम्म, कि कंप्लायंस कर लीजिए। तो कंप्लायंस करने भर से थोड़ी पर्यावरण बच जाएगा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। और इसके लिए हमको चाहिए कि प्रत्येक राज्य में एक नेशनल वेल्थ बैलेंस शीट तैयार की जाए। प्रत्येक राज्य में एक वेल्थ बैलेंस शीट तैयार की जाए, या प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक जिले में उसकी इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी निकाली जाए। तभी हम पर्यावरण संरक्षण की बात सही मायने में कर सकते हैं और रख सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा, और इस नुकसान से इतना हमारा ये आर्थिक नुकसान होगा। और आर्थिक नुकसान के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी मिट्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों को हमको सामने रखना होगा विद इकोनॉमिकल डाटा कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपने आप का। तभी हम इस मामले में एक आम आदमी को या आम जन को हम अवेयर कर पाएंगे कि भाई देखिए, एक पेड़ काटने से आपको तुरंत तो लाभ मिल गया कि आपने उसकी लकड़ी ले ली, आपने उसकी पत्तियां ले ली, आपने उसका वो जो था वो उसका उपयोग कर लिया। लेकिन जो दीर्घकालिक, जो लॉन्ग रन में जो हमको बेनिफिट मिलने थे, वो आपने खो दिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमको बदलना पड़ेगी। और सीधी सी बात ये है कि जो प्राकृतिक संरक्षण है मैम, ये पर्यावरणीय विकल्प नहीं है, ये राष्ट्र के लिए एक आर्थिक अनिवार्यता है। ये कंपलसरी है, इकोनॉमिकल कंपलसरी चीज है। ये पर्यावरण संरक्षण की बात छोड़ दीजिए कि पर्यावरण संरक्षण करेंगे और जमीन बचा लेंगे और जल बचा लेंगे, जंगल बचा लेंगे। पर्यावरण संरक्षण की बात है ही नहीं। इसमें तो बात यह है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, हम उनको क्या दे के जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और होना तो यही चाहिए कि हमारे देश में या हमारे समाज में अब ये होना चाहिए कि हमको संपत्ति की वसीयत ना करके हमको प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी वसीयत हमको अपने बच्चों के नाम करनी चाहिए। तभी हम इस देश में कुछ बचा पाएंगे, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा पाएंगे। अदरवाइज ये तो इस तरह के कानून बनते रहेंगे। पर्यावरण के नाम पे ढेरों कानून बन गए। वाटर पोल्यूशन एक्ट बन गया, एयर पोल्यूशन एक्ट बन गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बन गया। जाने कितने नियम कानून नहीं बन गए। तो उनका फायदा हमको कहीं नजर आ रहा है? हमको तो नहीं लगता कि कहीं हमको नजर आ रहा। अगर उनका कहीं फायदा नजर आ रहा होता तो गंगा यमुना और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, जो जंगल हैं, जो मिट्टी है, आज हम इस तरह से ना खो रहे होते। हम इनको संरक्षित करके रखे होते, हम इनको एक संपत्ति के रूप में, एक वसीयत के रूप में अपने पास रख रहे होते। तो ये सब चीजें हमको जरूरत है। और विकास अगर सही मायने में करना है तो हमको चाहिए कि प्रकृति की जो लय है, जो रिदम है, जो राग है, जो उसके चक्र हैं, जो उसका स्टेप्स है, जिस तरह से वो अपने आप को बदलती है, मौसम, कभी मौसम बदलती हैं, कभी ऋतुआं बदलती हैं, उसी हिसाब से उसकी प्रकृति में, उसी हिसाब से जो हमारे फ्लोरा होना है, वो सर्वाइवल उनका होता है। तो वो हमको चाहिए कि हमको प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के जो नियम है उनको लेकर हमको चलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको अपने कानूनों को बनाना चाहिए। तभी हम हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में सफल हो सके, या आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे तभी। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जिस तरह से अपनी संपत्ति को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए लोग छोड़ के जाते हैं, उसी तरह से होना तो ये चाहिए कि ये जो हमारे प्राकृतिक संपदा है इसके प्रति, इसके इसके लिए एक वसीयत हो कि इन्हें संरक्षण की जरूरत है और इन्हें संरक्षण के, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को ये पर्यावरण जो है संरक्षण कर सकें और उनको कुछ दे के जा सकें। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।